1942 में पहली बार आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। उस समय ये सेना आजाद हिंद सरकार के अधीन थी, जिसका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वतंत्र कराना। बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लगभग 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों की एक संगठित और प्रशिक्षित सेना तैयार की। इस सेना को भी आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। नेताजी को इस सेना का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया गया और पूरी जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंप दी गई। उनके नेतृत्व में ये फौज स्वतंत्रता की लड़ाई का एक मजबूत प्रतीक बनकर उभरी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले जापान और दक्षिण पूर्व एशिया उन भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक महत्वपूर्ण शरण स्थल बन चुके थे, जो देश से बाहर रहकर स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जापान ने दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन हासिल करने के लिए खुफिया मिशन भेजे, जिनका नेतृत्व मेजर इवाइची फुजिवारा कर रहे थे। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जापान के सहयोग से टोक्यो में भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के उद्देश्य से एक सशस्त्र सेना का गठन किया गया, जिसे आजाद हिंद फौज ईना कहा गया। इस सेना को खड़ा करने में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल का अहम योगदान रहा। दरअसल सबसे पहले आजाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह के मन में ही आया था। विदेशों में बसे भारतीयों को संगठित करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका पहला बड़ा सम्मेलन जून 1942 में बैंकॉक में हुआ। शुरुआत में इस फौज में वे भारतीय सैनिक शामिल किए गए थे, जिन्हें जापान ने युद्ध के दौरान बंदी बना लिया था। बाद में बर्मा और मलाया में रह रहे भारतीय स्वयंसेवक भी बड़ी संख्या में इसमें जुड़ते गए। प्रारंभ में इस सेना में लगभग 16,000 सैनिक थे, जो धीरे धीरे बढ़ते गए। समय के साथ जापान ने लगभग 60,000 भारतीय युद्धबंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने की अनुमति दी। लेकिन इसके बाद जापानी सरकार और मोहन सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय सैनिकों के बीच सेना की भूमिका को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। इस विवाद के चलते मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज का दूसरा और अधिक प्रभावशाली चरण तब शुरू हुआ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इससे पहले वे 1941 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना कर चुके थे, लेकिन जर्मनी द्वारा उन्हें अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया, जहां से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। 1 साल बाद सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी के जरिए जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां पहुंचते ही जून 1943 में उन्होंने टोक्यो रेडियो से एक ऐतिहासिक संदेश दिया। अंग्रेजों से ये उम्मीद करना बेकार है कि वे खुद अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। भारत की आजादी के लिए हमें देश के अंदर और बाहर से मिलकर संघर्ष करना होगा। उनके इस जोशपूर्ण आह्वान से प्रेरित होकर रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक नारा दिया, दिल्ली चलो।
इसके बाद जापानी सेना के सहयोग से आजाद हिंद फौज ने बर्मा, वर्तमान म्यांमार के रास्ते भारत की ओर कूच किया। ये सेना रंगून, यांगून से आगे बढ़ते हुए 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय क्षेत्रों तक पहुंच गई, जहां ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेनाओं के साथ जोरदार मुकाबला हुआ। नेताजी ने अपने सैनिकों और देशवासियों को जय हिंद का अमर नारा दिया, जो आज भी देशभक्ति का प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, आजाद हिंद सरकार, की स्थापना की और इसके सर्वोच्च सेनापति बने। उनके साहस, नेतृत्व और देश प्रेम के कारण उनके अनुयायी उन्हें गर्व से नेताजी कहकर पुकारते थे। आजाद हिंद सरकार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष तीनों की जिम्मेदारी खुद संभाली। साथ ही उन्होंने अपनी टीम भी तैयार की। वित्त विभाग की जिम्मेदारी एससी चटर्जी को, प्रचार विभाग ऐसे अय्यर को और महिला संगठन की कमान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। इस अस्थायी सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप भी इस सरकार को सौंप दिए। नेताजी खुद वहां गए और इन द्वीपों का नया नाम रखा। अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज्य द्वीप। 30 दिसंबर 1943 को यहां स्वतंत्र भारत का तिरंगा भी फहराया गया। इसके बाद सिंगापुर और रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय स्थापित किया गया। 4 फरवरी 1944 को फौज ने अंग्रेजों पर जोरदार हमला किया और कोहिमा व पलेल जैसे क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला किया। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से नेताजी ने महात्मा गांधी के नाम एक ऐतिहासिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कभी स्वेच्छा से भारत को आजादी नहीं देंगे और अगर आजादी चाहिए तो हमें हर बलिदान के लिए तैयार रहना होगा। इसी संदेश में उन्होंने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नेताजी ने सेना को संगठित करने के लिए कई ब्रिगेड बनाए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज ने भारत की धरती पर कदम रखा। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस पर नेताजी ने अपने सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 के बीच में आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा पर संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध का रुख बदल गया। जर्मनी हार गया और जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। ऐसे हालात में नेताजी को पीछे हटना पड़ा और माना जाता है कि एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। हालांकि ये आज भी रहस्य बना हुआ है। 1945 में अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के लाल किला में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, जिसमें कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खां पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। बचाव पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू,
भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू जैसे बड़े वकील खड़े हुए। फैसले में इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारे लगाए, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। आखिरकार जनबाव के आगे झुकते हुए वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर उनकी सजा माफ कर दी। हालांकि आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान सफल नहीं हो सका, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई चेतना जगा दी। इतिहासकार मानते हैं कि इस फौज में लगभग 40,000 सैनिक थे और इस संघर्ष ने अंग्रेजों के मन में भी भारत छोड़ने का दबाव बढ़ा दिया। आजाद हिंद फौज के इतिहास में रानी झांसी रेजिमेंट का गठन एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्पष्ट मानना था कि देश की आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर भारतीय महिला का भी कर्तव्य है। इसी सोच को साकार करते हुए 1943 में उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में इस विशेष महिला रेजिमेंट की स्थापना की। ये विश्व की पहली ऐसी पूर्ण महिला सैन्य इकाई थी, जिसने न केवल प्रशिक्षण लिया बल्कि युद्ध भूमि में सक्रिय रूप से हिस्सा भी लिया। इस रेजिमेंट में लगभग 1,500 महिला सैनिक शामिल थी, जिनमें अधिकतर दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाली भारतीय प्रवासी महिलाएं थीं। इन वीरांगनाओं ने ये साबित कर दिया कि साहस, त्याग और देशभक्ति किसी एक लिंग तक सीमित नहीं होते। हाथों में बंदूक और दिल में देश प्रेम लेकर ये महिलाएं मोर्चे पर डटी रहीं, दुश्मनों का सामना किया और हर पल जय हिंद के नारों से वातावरण को जोश से भर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल खुद नेताजी के साथ रंगून तक अग्रिम मोर्चे पर पहुंची। उन्होंने न केवल सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि घायल जवानों की सेवा में भी अहम भूमिका निभाई। जब ब्रिटिश सेना ने रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में सुना, तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि ये उस दौर का संकेत था जब भारतीय नारी पहली बार हथियार उठाकर देश की आजादी के लिए रणभूमि में उतर चुकी थी। इन वीरांगनाओं का योगदान आज भी भारतीय इतिहास और सैन्य परंपरा के लिए एक अमर प्रेरणा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब मातृभूमि पुकारती है, तो भारत की बेटियां भी पीछे नहीं हटती, बल्कि साहस के साथ इतिहास रच देती है। कैप्टन मोहन सिंह की पहल पर एक जापानी अधिकारी के सहयोग से आजाद हिंद फौज का प्रारंभिक गठन किया गया और इसकी कमान मोहन सिंह को सौंपी गई। लेकिन संगठनात्मक चुनौतियों और नेतृत्व में कुछ कमियों के कारण ये सेना अधिक समय तक प्रभावी ढंग से संचालित नहीं हो सकी और धीरे धीरे निष्क्रिय सी हो गई। इसी बीच जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और उन्होंने इस स्थिति को समझा, तो उन्हें एहसास हुआ कि आजादी की इस लड़ाई को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। 4 जुलाई 1943 को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रवासी भारतीयों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी ने एकमत होकर नेताजी को अपना नेता चुना। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व संभालते हुए आजाद हिंद फौज को दोबारा संगठित किया और उसमें नई ऊर्जा, दिशा और उद्देश्य का संचार किया। आजाद हिंद फौज के गुमनाम शहीदों की याद में सिंगापुर के एस्प्लेनेड पार्क में एक भव्य आईएनए वॉर मेमोरियल बनाया गया था। इस स्मारक पर 8 जुलाई 1945 को स्वयं सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन वीर
अनाम सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन समय का दौर बदला और ब्रिटिश सेनाओं ने लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश पर इस स्मारक को ध्वस्त कर दिया तथा सिंगापुर पर फिर से कब्जा कर लिया। इस स्मारक पर आजाद हिंद फौज के 3 महान आदर्श अंकित थे: इत्तेहाद, एकता, एतमाद, विश्वास और कुर्बानी, बलिदान। ये शब्द आज भी उस बलिदान और देशभक्ति की गाथा को जीवित रखते हैं। वर्ष 1995 में सिंगापुर की नेशनल हेरिटेज बोर्ड और वहां के भारतीय समुदाय के सहयोग से उसी ऐतिहासिक स्थान पर एक सुंदर स्मृति पट्टिका फिर से स्थापित की गई। आज इस स्मारक की देखरेख सिंगापुर सरकार द्वारा की जाती है और ये स्थान आज भी उन वीरों की याद को सजीव रखता है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। द्रुत प्रयाण गीत, कदम कदम बढ़ाए जा। आजाद हिंद फौज का ये जोशीला प्रयाण गीत कदम कदम बढ़ाए जा वीरता, देशभक्ति और बलिदान की भावना से भरा हुआ था। इसकी रचना राम सिंह ठकुरी ने की थी और आज भी ये धुन भारतीय सेना में गर्व के साथ बजाई जाती है। ये गीत हर सैनिक के दिल में जोश भर देता है और उसे अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने की प्रेरणा देता है।